प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहानिसबर्ग में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कई वैश्विक नेताओं के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। भारत जल्द बन जाएगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में कहा, आने वाले वर्षों में भारत बनेगा दुनिया का विकास इंजन। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज उतरेगा भारत का मून मिशन। शाम 5:20 से होगा सीधा प्रसारण। चंद्रयान 3 को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा विधानसभा को करेंगी संबोधित। गोवा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में प्रज्ञानंदा और कार्लसन के बीच आज होगी दूसरी बाजी। कल बराबरी पर छूटा था मुकाबला। और भारत आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज। सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद आप खबरें विस्तार से जान लेते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं ब्रिक्स समिट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2019 के बाद ये पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। इसके जरिए भविष्य के सहयोग वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर मिलेगा। 2 दिन के सम्मेलन में सदस्य देश के रूप में भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर कई अन्य वैश्विक नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री आज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में शिरकत की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर ब्रिक्स देशों के नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया। बिजनेस फोरम में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के अलावा निवेश और व्यापार सहित सदस्य देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि ग्लोबल साउथ के विकास के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोविड महामारी ने हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जोहानिसबर्ग के होटल में आर्य समाज के अध्यक्ष अर्थी नानक चंद शानंद और भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने पीएम मोदी को राखी बांधी। प्रधानमंत्री मोदी को जोहानिसबर्ग में निर्माणाधीन स्वामीनारायण मंदिर की 3D छवि दिखाई गई। मंदिर 2025 तक बनकर पूरा होगा। यह अफ्रीका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा।
दक्षिण अफ्रीका में स्वामीनारायण मंदिर साल 2025 तक बनकर तैयार होगा। डीडी न्यूज के संवाददाता ने स्वामी ब्रह्मा बिहारी से मंदिर निर्माण और प्रवासी भारतीयों के बीच पारंपरिक विधि विधान और आस्था को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि भारतीयों में अपना परंपरा को लेकर आज भी जुड़ाव है, भले ही वे पीढ़ियों से दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हों। बैप्टिस्ट श्री स्वामीनारायण मंदिर पूरी दुनिया में जहां भारतीय रहते हैं या भारतीय मूल के लोग रहते हैं, भव्य मंदिरों का निर्माण करते हैं। मेरे साथ स्वामी जी हैं, मैं उनसे पूछता हूं। स्वामी जी, ये बताएं कि आप इतने भव्य मंदिरों का, आपका संस्थान इतने भव्य मंदिरों का निर्माण करता है पूरी दुनिया में, उसकी जरूरत क्या है? देखो, मंदिर सिर्फ भजन भक्ति के स्थान नहीं है, वो मूल्यों को सर्जन करते हैं और हमारी संस्कृति को भी सर्जन करते हैं। मंदिर जब आप सोचते हैं तो पूरा समाज का सर्जन करते हैं। समाज को भी अच्छे जो मूल्य है उनकी जरूरत है। सत्य, अहिंसा, प्रामाणिकता, दया और क्षमा भावना। तो ये मंदिरों से ये सब हमारे जो मूल्य है उसके पोषण होते हैं। क्या यहाँ के लोगों में अभी भी वो भारतीयता या जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं वो इंटैक्ट है या उसकी चाह है? चाह नहीं, जरूरियात है। जब कोई भी बाहर, देश के बाहर होते हैं, उसको हमारे धर्म के मूल्य और उसकी जो संस्कृति और भक्ति भावना है वो बहुत जरूरी है कुटुंब के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का कहना है कि ये मंदिर के थ्रू अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज को, जो इनके पुरखे जब यहाँ माइग्रेट हुए थे, लाए थे, उनको प्रोटेक्ट करने का एक इंस्टीट्यूशनल तरीका है। कैमरामैन वाईके लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, जोहानिसबर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसन को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर श्रेथा थाविसन को हार्दिक बधाई। मैं भारत थाईलैंड द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। और अब वो खबर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत आज एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। इसरो ने कहा है कि उनका मून मिशन तय समय पर है। मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। आज लैंडिंग ऑपरेशन का सीधा प्रसारण 5:20 पर शुरू होगा। 23 अगस्त की शाम भारत चांद पर सफलता की नई इबारत लिखते हुए अंतरिक्ष विज्ञान जगत में अपना दबदबा कायम करने जा रहा है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ये सफलता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसको लेकर उत्साह और जोश आसमान पर है। लैंडिंग की प्रक्रिया बेहद नाजुक और जटिल है। इसके लिए सबसे अहम होंगे अंतिम 15 मिनट। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से पैराशूट की मदद से लैंडर उतरेगा। इसके लिए लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं। लैंडर की चाल को नियंत्रित करके धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर पृथ्वी पर सिग्नल भेजेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 से प्राप्त चांद की ताजा तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि मिशन समय पर है और सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। इसरो मुख्यालय में भी चंद्रयान 3 को लेकर बेहद उत्साह है। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। बैंगलोर के पीनिया में स्थित इसरो के आइस्ट्रैक यानी अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र से कमांड्स दिए जा रहे हैं ताकि चंद्रयान 3 आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग अपने तय समय पर कर सके। वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 कामयाब लैंडिंग करके चांद पर भारत की कामयाबी की नई इबारत लिखेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाया गया है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना काम करता रहे। हम दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। चंद्रयान 3 के विषय में जो लैंडर रोवर को जो कि इस समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, उसके विषय में जो है पुरानी जो उस परिस्थितियों को फिर से जांच पड़ताल करते हुए परख कर इसको उस लिहाज से तैयार किया गया है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है
जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म। हाई रेजोल्यूशन कैमरा विक्रम के साथ है, वो ऊपर से इनिशियल जो 25 किलोमीटर ऊपर जब वहाँ पर लैंडिंग के लिए तैयार होगा, वो उस वक्त उसको मॉनिटर करेगा कि सेफ लैंडिंग कहाँ हो सकती है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर देशवासी ही नहीं दुनिया भर के लोग भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। रूसी महावाणिज्य दूत ने विश्वास जताया कि चंद्रयान 3 सफल होगा और रोवर सुरक्षित रूप से उतरेगा और काम करना शुरू करेगा। Everyone in India and also myself, we are all eagerly awaiting for tomorrow's event in the lunar orbit, and I am sure that will be a success for the Indian lunar program, and the rover will land safely and will start functioning. चंद्रयान 3 मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य चांद की सतह पर रोविंग और सुरक्षित लैंडिंग में त्रुटिहीन दक्षता को प्रदर्शित करना है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग ग्रहों की खोज की दिशा में नए अवसरों के द्वार खोलेगी। चंद्रयान 3 मिशन को पिछले महीने की 14 तारीख को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बस कुछ ही घंटों की दूरी अब बाकी है। चंद्रयान 3 की सफलता की कामना करते हुए देश विदेश के तमाम मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग में आज सुबह आरती की गई। वडोदरा और अहमदाबाद में भी चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा की गई। It is very important. वहीं अयोध्या के मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई कि चंद्रयान 3 सफल तरीके से चांद पर पहुंच जाए। तो देश भर में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की जा रही है। उधर अमेरिका के वर्जीनिया में भी हवन पूजन का दौर चल रहा है। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी से यहां प्रार्थना की गई कि चंद्रयान 3 सफल हो। तो अब और कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा विधानसभा के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और गोवा के राजभवन में राज्य के जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति पोरवोरिम में गोवा विधानसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने पणजी के आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही राष्ट्रपति राजभवन में गोवा सरकार की ओर से आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को सनद भी वितरित किए। राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा का वन क्षेत्र काफी समृद्ध है और उसे बचाया जाना चाहिए। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में गोवा द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने गोवा द्वारा समान नागरिक संहिता अपनाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस महीने की 29 तारीख को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया है। पिछले 3 मई से सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित मणिपुर राज्य में राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस महीने की 29 तारीख को राज्य विधानसभा सत्र बुलाया है। यहां राज्य की कैबिनेट ने इसके लिए राज्यपाल को सिफारिश की थी। विपक्षी कांग्रेस के साथ साथ 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और उनसे मौजूदा संकट पर चर्चा करने और मुद्दे को हल करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा कई नागरिक समाज संगठनों ने भी राज्यपाल से राज्य विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया था। और अब बात बदलते मॉनसून की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है।
वहीं मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 24 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं असम और मेघालय में भी भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर की। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच खेला गया फीडे विश्व कप के फाइनल का पहला मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने 35 चालों के बाद ड्रॉ पर सहमति जताई। फाइनल का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज डबलिन में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम की नजर सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। भारत पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुका है। ऐसे में टीम के हौसले बुलंद हैं। जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम मजबूत हुई है। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापस आए बुमराह अच्छी लय में दिखे। एशिया कप से पहले भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों के लिए यह सीरीज उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली साबित हुई है। वहीं आयरलैंड की कोशिश रहेगी कि वह भारत के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में जीत दर्ज कर टीम इंडिया को क्लीन स्वीप करने से रोके। और अब एक खास खबर। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सटे लोनी में दर्जी का काम कर रहे नरेश कुमार ने हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत में कहा कि इस योजना की वजह से वे अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे। जो गरीब आदमी है और जिनके हाथ में हुनर है मगर पैसा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि अगर उनका हुनर भी कामयाब हो जाए, 2 रोटी भी खा ले और तरक्की भी करे। कुछ बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम तो कहते हैं ऐसा परमात्मा करे, प्रधानमंत्री हमेशा रहे। हम तो लाख लाख दुआएं करते हैं कि परमात्मा करे कि हर बार मोदी जी आए। लगता है कहीं ना कहीं गरीबों के बारे में सोचा। हाँ, उन्होंने आज तक किसी ने नहीं किया जो उन्होंने किया है। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर आपको योजना में लेके आया जाएगा, आपको लोन मिलेगा, तो आपके लिए कितना बेनिफिट होगा? बहुत बहुत बेनिफिट होगा मेरा तो। मैं तो बिल्कुल सहारा बन जाएंगे। मैं तो आराम से 2 रोटी चैन से खा लूँगा और काम का कुछ विस्तार भी करूँगा। और मेरे जैसे और 2 गरीब आदमी मिल जाएंगे, उनको भी साथ में मिला के अपना काम बढ़ा लूँगा मैं। और बढ़ती प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने और किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक में 2 लाख टन मीट्रिक अतिरिक्त प्याज किसानों से खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले 3 लाख टन प्याज की सरकारी खरीद की जा चुकी है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध करवाने के लिए एनसीसीएफ और नफेड को जिम्मेदारी दी गई थी, जो 25 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध करवा रहा है। प्याज के उत्पादक किसानों को उचित दाम और उपभोक्ताओं को महंगी प्याज से राहत। जी हां, ये 2 बड़े फैसले केंद्र सरकार ने किए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित दाम का भरोसा देते हुए उसकी प्याज की उपज को 2,410 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का फैसला किया है। ये खरीद बफर स्टॉक में पहले से खरीदी गई 3 लाख टन के अतिरिक्त है। इसके अलावा दूसरे बड़े फैसले में आम लोगों को महंगाई से राहत देते हुए प्याज 25 रुपये प्रति किलो की दर से एनसीसीएफ और नैफेड उपलब्ध करवा रहा है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करती है। 17 अगस्त को 2 अहम फैसले किए गए। एक कि जो निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अंतरिक्त और खरीदेंगे। जो किसानों का दाम बहुत ही कम था आज से महीना 1.5 महीना पहले, वो अच्छी मात्रा से बढ़ा है और किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम मिला है।
खुदरा बाजार में बढ़ती प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्याज के निर्यात पर सरकार पहले ही 40% टैक्स लगा चुकी है ताकि देश में प्याज की उपलब्धता बनी रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले वर्ष भी केंद्र सरकार ने किसानों को उचित दाम दिलवाने के लिए प्याज की सरकारी खरीद को बढ़ाया था। पिछली बार भी प्याज के दाम जब कम हुए तो किसानों के हित में केंद्र सरकार ने 2 लाख टन से बढ़ाकर 3 लाख टन बफर स्टॉक किया। बड़ी मात्रा में खरीद की गई एनसीसीएफ और नाफेड के द्वारा। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि प्याज के उत्पादक किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से अच्छे दामों पर उनकी प्याज की सारी खरीद की जाएगी और जरूरत होगी तो बफर स्टॉक में खरीद को इससे भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार टमाटर की कीमतों पर पहले ही नियंत्रण कर चुकी है। एनसीसीएफ के माध्यम से टमाटर अब 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि वार्षिक क्षमता निर्माण योजना से न केवल कार्यक्षमता में इजाफा होगा बल्कि गुणवत्तापूर्ण कार्य भी संपन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री के विजन न्यू इंडिया एट 2047 को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के हिसाब से मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी गई है। हम कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से केवल वर्क एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएंगे बल्कि और कई चीज करेंगे और उसमें मैंने पहला लिया है मुझे और मेरे जो मेरा यूनिट होता है मंत्री का, मिनिस्टर का, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर दें और जिससे मुझे भी एहसास होगा कि हमारी टीम में क्या कमियां हैं, हम में क्या कमियां हैं, ये जानना चाहिए और आज उसी का एनुअल प्लान बना है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे हमारा खास ब्रेकफास्ट शो नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।